अस्सलाम वालेकुम जी, हम के पॉडकास्ट की तीसरी एपिसोड के साथ मैं फ़हद मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, दोस्तों के साथ वैसे ही पॉडकास्ट करना बहुत मुश्किल काम है, तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, वो मेरे बहुत पुराने दोस्त और वन ऑफ़ माय वेरी क्लोज़ फ्रेंड्स। लेकिन इनको बुलाने का मकसद ये था कि इस्लामाबाद की कम्युनिटी में एक तो इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है और दूसरा इनको पीआर का गुरु कहा जाता है। अय्याब साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। वेलकम मलिक साहब। मुझे अजीब सा लग रहा है तुम्हें सामने बिठा के। तो पहले तो हमारे ऑडियंस के लिए बता दें कि आप एग्जैक्टली करते क्या हैं? बेसिकली आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम यूके इन ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट और मैं बेसिकली आई स्टार्टेड माय करियर इन यूके। वहाँ पे और जॉब्स करके मैंने करियर स्टार्ट किया था और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने एज अ बेसिकली कंपनी का जो है वो एज अ पीआर पर्सन जो है वो मैंने स्टार्ट किया जॉब करते कराते। खैर पीआर में ग्रिप स्ट्रांग होती गई, डिजिटल मीडिया जो है वो इवॉल्व कर रहा था और साथ ही मैंने डिजिटल मीडिया जो है वो उसको भी अपना एक फ़ील्ड बना लिया। और मैंने गवर्नमेंट के साथ बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिसेज़ के साथ कंसल्टेंसी शुरू की। फिर वो जो प्राइवेट फ़र्म जिसके साथ कर रहा था, उनके साथ भी फिर आगे पीआर को मज़ीद जो है उनके डिपार्टमेंट को एक्सपैंड किया और गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में आईसीटी एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ऑफिस हो गया, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ होगी। वहाँ पे मैंने अपनी पीआर कंसल्टेंसी, डिजिटल मीडिया कंसल्टेंसी दी। लेटली आई वाज़ अपॉइंटेड एज़ एन एडवाइज़र इन द हाउसिंग मिनिस्ट्री एज़ वेल। वहाँ पे मैंने अपनी एक्सपर्टीज़ जो पीआर, डिजिटल मीडिया रिलेटेड है, उन पे मैंने काम किया। अच्छा, ठीक है। लेकिन पूरी दुनिया में लॉबिंग फ़र्म्स होती हैं जो मुख्तलिफ़ एजेंडाज़ पे काम करती हैं। पाकिस्तानी मार्केट क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना, पाकिस्तान में लोगों से पैसे निकलवाना एक बहुत बड़ा काम है। पीपल अब गेट द वर्क डन, उसके बाद उन्हें पैसे देते हुए मौत पड़ती है। और पूरी दुनिया में लॉबिंग फर्म्स होती हैं जो मुख्तलिफ एजेंडाज पे मुख्तलिफ लोगों के लिए लॉबी करती हैं। क्या पाकिस्तान में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी या ऐसा कोई मैकेनिज़्म है जो इंटरनेशनली जो लॉबिंग फर्म्स काम कर रही होती हैं उस तरह से काम करे और लोगों के लिए मतलब उनके लिए नैरेटिव्स बिल्ड करे? लॉबिंग फर्म्स की जहाँ तक आपने बात की, देखिए फ़हद, यहाँ पाकिस्तान में अब एक बात आपने कही, नैरेटिव बिल्डिंग। नैरेटिव बिल्डिंग इस टाइम पे डिजिटल मीडिया में ही हो रही है। आप आइदर यू टेक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में होती थी, अब इतना नहीं चलता कि प्रिंट मीडिया से कोई नैरेटिव निकल रहा हो। डिजिटल मीडिया और उसमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये 3 मेन चैनल्स हैं। आपसे बेहतर कौन जानता है इनको यूज़ नहीं, नहीं, करना, मैं तो सीख रहा हूँ आप भाई। गुरु हैं इनके। लेकिन इसमें ये है फ़ात कि जिस तरह से अब ट्विटर ट्रेंड्स के लिए ना एक सेपरेट आप बनी हुई हैं कंपनीज़ की जी, इन डिजिटल मीडिया फर्म्स को आप पैसे दें और आप ट्विटर ट्रेंड करा लें। पैनल पे कितनी देर रहना है, घंटा रहना है, 2 घंटे रहना है, ये वो सारी आप पैसे देके ट्विटर ट्रेंड करा सकते हैं। पर मेरे ख़्याल से ऐसी कोई कंपनी नहीं आई है जो कि आप उसको एक नैरेटिव दो, वो नैरेटिव जो है वो बिलबोर्ड पे भी लगाए, वो नैरेटिव जो है वो एक उसके कॉलम्स भी प्रिंट मीडिया पे लिखवाए, उसी नैरेटिव के जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर खबरें भी चलें, लोग उसके ऊपर बात भी करें। फिर लोग जो है वो ट्विटर पे भी उसकी पोस्ट करें, ट्रेंड लगाएँ, उसकी डॉक्यूमेंट्रीज़ बने, फेसबुक के ऊपर उसकी वीडियोज़ चलें, इंस्टाग्राम के ऊपर उसके हैशटैग्स के साथ जो है वो इमेजेस जाएँ। साहब, ऑल इन वन काम कोई भी नहीं कर रहा यहाँ पे पाकिस्तान में ना। नैरेटिव इसी तरह बिल्ड होता है, और कोई तरीका नहीं है इस टाइम नैरेटिव बिल्ड करने का। लेकिन और कोई इस तरह से काम नहीं कर रहा, जो कि आई थिंक एक नया इनिशिएटिव है, एक नई चीज़ है जो कि आपने भी स्टार्ट की, मैंने भी उस चीज़ को साथ लेके चला, तो ये ऐसे जिस तरह से काम कर कोई भी नहीं रहा अभी। कितना मुश्किल है सरकारी दफातर के साथ काम करना? नॉर्मली ये होता है कि लोग प्रेफर करते हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करें क्योंकि वहाँ पे चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में फाइलें घूमती रहती हैं। जैसे हमारे यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर में ईमेल के थ्रेड्स होते हैं। कोई काम आता है, वो फलाने को ईमेल करता है, फलाना आगे करता है, वो कहता है नहीं ये मेरा तो काम नहीं है, फिर वो ईमेल की थ्रेड वैसे ही सरकारी ऑफिस में फाइलें घूमती हैं। तो मुश्किल कितना है गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना? देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को कंपेयर करो तो बात इंटरेस्ट की है कि किसका क्या इंटरेस्ट है काम करने का। अब फॉर एग्जांपल मुझे ले लें तो मुझे इंटरेस्ट है, आई आई वर्क विद इंटरेस्ट विद द गवर्नमेंट ऑफिस। अब काम करने का तरीका हाँ डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, प्राइवेट का डिफरेंट है, गवर्नमेंट का डिफरेंट है। लेकिन अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आईसीटी एडमिनिस्ट्रेशन में 4 साल काम किया। आईसीटी एडमिनिस्ट्रेशन में हमने ऑलमोस्ट कोई मोर देन 57 58 बड़े इनिशिएटिव्स लिए।
हमने क्या किया, वो जो फाइल वर्क होता था ना कि यहाँ से प्रपोजल जाएगा ऊपर हायर अप में, वो अप्रूव करेगा, अप्रूव करके वापस आएगा, उसके लिए फंड एलोकेट होगा, फंड रिलीज होगा, फिर ये काम होगा, जिसको होते होते आपका टेन्योर गुजर जाता है। एक ऑफिसर जिसके लिए आप काम कर रहे हो उसका टेन्योर ही खत्म हो जाता है। इसका ईजी वे हमने क्या ढूंढा? इसका ईजी वे ये ढूंढा कि हमने फॉर द फर्स्ट टाइम हमने कॉर्पोरेट सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को एंगेज किया। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूएस में था, यूके में था, यूरोप में था, यहाँ पे नहीं था। हमने वो इंट्रोड्यूस कराया। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने एक इनिशिएटिव लेना है कि हमने एक पार्क है, वो पार्क को रीडेवलप कराना है। अब रीडेवलपमेंट के लिए ऑब्वियसली उसके फंड्स एलोकेट होने हैं, पीसी वन होना है, सब कुछ होना है। जबकि आप ये कर सकते हो कि आप एक सीएसआर पे किसी कंपनी को एंगेज करो, किसी प्राइवेट फर्म को एंगेज करो, उसको कहो कि यार आप ये पार्क हमें रीवैम्प करके दें, आप इसके बदले में ये कर दें कि एंट्रेंस पे अपना लोगो लगा लें और आप लाइक कर्टेसी बाय दिस कंपनी और रीवैम्प्ड बाय दिस कंपनी, आपकी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी और हमारा, हम लोगों का ये होगा कि सिटीजन्स के लिए हमने ये इनिशिएटिव ले लिया। टीएनवीआर कैंपेन शुरू की, उसके लिए भी हमने प्राइवेट कंपनी एंगेज की। प्राइवेट कंपनी ने क्या किया कि हमें अवेयरनेस के लिए हेल्प की। इफ़ यू आर एंगेजिंग समवन, प्राइवेट कंपनी किसी प्राइवेट एंटिटी को एंगेज कर रहे हो, दिस इज़ नॉट रॉन्ग। क्यों? आप ये चेक कर लो कि द कंपनी इज़ क्रेडिबल, जिसके साथ आप एंगेज करने लगे वो लोग क्रेडिबल हैं, तो आप इस चीज़ को यू मूव विद दैट, ठीक है? अब हमने जो 57 बड़े इनिशिएटिव्स लिए, उनमें से सारे नहीं थे कि सीएसआर पे लिए। अब फॉर एग्जांपल एक इनिशिएटिव था कंप्लेंट रिड्रेसल का डिजिटल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर। उसके लिए कोई आपको किसी को एंगेज नहीं करना, आपने इनिशिएटिव खुद लिया। आपने लोगों के मसाइल, जो लोग आपके पास आते थे चल के, बजाय इसके कि इस डिजिटल दौर में लोग आपके पास चल के आएँ, ऑफिस में वो जो दिन का 150 से 200 बंदा आता है, आप उनकी कंप्लेंट एड्रेस करो। आप ट्विटर को यूज़ करो, ट्विटर पे लोग आपको टैग करें और वो आपकी कंप्लेंट्स एड्रेस करें। तो बेसिकली ये है कि आप इनिशिएटिव्स खुद लेते हो। गवर्नमेंट ऑफिस में आपने काम करना है, आप इनिशिएटिव खुद लेते हो। अब टॉकिंग अबाउट पंजाब, आई वर्क विद द चीफ सेक्रेटरी पंजाब, हाईएस्ट ऑफिस इन पंजाब, ठीक है? उसमें ये था कि जैसे ही ऑफिसर्स, करीबी लोगों को ये पता लगा जो करीब के ऑफिसर्स थे कि यार एक बंदा आ गया, वो अब जो है वो डिजिटल मीडिया को देखने लगा है, ट्विटर देखने लगा है चीफ साहब का, फेसबुक देखने लगा है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि ये हो ही नहीं सकता, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है और ये पंजाब में ऐसा सिस्टम है ही नहीं, ये डेवलप ही नहीं हो सकता। खैर 10-15 दिन लगे उनके माइंड को ये एक्सेप्ट कराने में कि मैं कोई, आप लोगों को जो है वो कोई वक्री चीज़ नहीं करने लगा, आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा इस चीज़ से, पब्लिक का फ़ायदा है, चीफ सेक्रेटरी वांट्स टू वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द सिटीजन्स। तो वो बेसिकली उनको एक्सेप्ट कराने में टाइम लगा। हाँ, कुछ लोगों को ये होता है कि कुछ लोगों का एटीट्यूड होता है बड़ा ख़राब किस्म का, ठीक है? वो आगे के साथ ही कहते हैं मैं फ़लाँ ऐसी तैसी तुहाडी, तू है कम जो है वो रोकेगा मेरा मेरा फलाने नाल ताल्लुक है, वो चीफ सेक्रेटरी मेरा अपना है, तुहाडी ऐसी दी तैसी, ठीक है? ये जब आप करते हो ना, आपके साथ कोऑपरेट कोई नहीं करता। तरीका ये है कि आप आराम सुकून से बैठ के ना आप उनको समझाएँ कि ये चीज़ है, आपको भी फ़ायदा है इसमें। आप ढूँढ लें उनका फ़ायदा, आपको भी फ़ायदा है। तो इस तरह से प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा-सा आपको ज़रा आराम सुकून से चलना पड़ता है। काम, वो फाइलें और वो ये सारा कुछ, उससे बचने के लिए तरीके हैं। वो तरीके यही हैं कि आप जो है वो इनिशिएटिव लो ऐसा कि जिसमें सब हसल-बसल की ज़रूरत ही ना पड़े। बिल्कुल ठीक है। मतलब इससे साबित ये होता है कि अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ लाइजॉन बिल्ड कर लें और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कर लें तो आपके लिए काम करना आसान है। लेकिन आया मुझे ये बताएं कि इस वक्त क्योंकि मैंने आज तक नहीं देखा कि पाकिस्तान में कोई डिग्री हो जो आपको पीआर या गवर्नमेंट रिलेशंस पढ़ाती हो। पॉलिसी की डिग्रीज़ हैं, डिजिटल मीडिया की ऐसा कोई एक्सक्लूसिव डिग्री नहीं है क्योंकि आपने बाहर से पढ़ा और आप बक्स से पढ़े थे आप? बकिंघमशायर यूनिवर्सिटी। हाँ, जो भी है, इतना मुश्किल नाम है मुझे तो खैर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जो बाहर से एक गोरे माहौल में एक बच्चा पढ़ के आया और उसने आके यहाँ पे चीज़ें डिसरप्ट की और चेंज इनोवेशन जो आई। तो वो कौन से स्किल्स हैं जो जो लोग पीआर में आना चाहते हैं या जो लोग गवर्नमेंट रिलेशंस के लिए काम करना चाहते हैं, उनके लिए वो कौन से स्किल्स हैं जो ज़रूरी हैं? सबसे पहले जो आपने कहा ना कि वो गोरे कल्चर में पढ़ के आया, वो उसमें मैं आपको ज़रा बाद में बताऊँगा कि गोरा उस पे कल्चर, आपकी हाँ, ये यूके गोरा के स्टे कल्चर पे क्या है, ये पिक्चर हमारे लोगों के दिमाग में क्या बनी यूके हुई के है। स्टे पे हम एक पूरा हाँ, एक्सक्लूसिव सेगमेंट करेंगे इसमें। लेकिन जो आपने बात की ना कि पीआर का अगर काम करना है या डिजिटल मीडिया का काम करना है, उसके लिए क्या ज़रूरत है, डिग्री क्या ज़रूरत है, सच क्या नेसेसरी चीज़ें। देखिए, बात वही है, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि अपने इंटरेस्ट की बात है कि आपका शौक़ क्या है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है जिसका शौक़ है कि उसने एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है और उसको आप कहो नहीं,
तूने करना ही डिजिटल मीडिया है क्योंकि आजकल चल ही यही रहा है, मतलब उसके अब्बा जी उसके सर पे सवार हुए हैं कि तूने करना ही यही है। दिस इज़ नॉट हाउ ही विल सक्सीड, ठीक है? उसको उसकी इंटरेस्ट वाली चीज़ करने दो। अब पीआर का जिनको इंटरेस्ट है या जिनको डिजिटल मीडिया का इंटरेस्ट है, डिजिटल मीडिया के हवाले से ये है कि बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। बेसिक्स से अब शॉर्ट कोर्सेज़ ऑनलाइन अवेलेबल हैं। डिग्री पाकिस्तान में नहीं है डिजिटल मीडिया की एक्सक्लूसिव, दिस इज़ राइट एंड व्हिच नीड्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड। ये एचईसी जो है उसको ये कराना चाहिए कि डिजिटल मीडिया की डिग्री इंट्रोड्यूस करानी चाहिए। हम लोग अभी तक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे बैठे हुए हैं। इधर से आगे अभी टेलीकॉम तक भी। हाँ, वो और दूसरा के मास्टर्स इन आईटी लगे हुए हैं अभी तक। हम दुनिया जो है एआई पे पहुँच गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पहुँच गई। हम बैठे हुए हैं अभी तक मास्टर्स इन आईटी पे। तो अभी बेसिकली इस चीज़ की इवॉल्व होने की ज़रूरत है। पीआर और डिजिटल मीडिया का तो ये है कि पीआर का फॉर एग्ज़ाम्पल अब पीआर इज़ एन अपकमिंग फ़ील्ड इन पाकिस्तान। यहाँ पे पहले नहीं थी। अब कंपनीज़ में हर कंपनी में एक पीआर ऑफ़िसर होता है या एक पीआर जो है वो पीआर मैनेजर होता है, ग्रुप पीआर हेड होता है। उसमें ये है कि पीआर के लिए रिलेशन बिल्डिंग, पब्लिक रिलेशंस को देखना, गवर्नमेंट ऑफिसेज़ के साथ एंगेज करना, उस कंपनी की जो नीड्स हैं, जो वांट्स हैं, उनको स्टडी करना, फिर कि आपने उस कंपनी का पब्लिक के साथ लाइज़न कैसे बनाना है, पब्लिक में जो है आप कंपनी में बैठे हो तो पब्लिक में ये नहीं कि शहरियों के साथ कैसे लाइज़न बनाना है। जो भी रेलेवेंट उसके जितने भी लीगल इश्यूज़ हैं, जितने भी गवर्नमेंट के साथ इश्यूज़ हैं, जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिससे कंपनी हाइलाइट हो। एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि आई इंट्रोड्यूस समथिंग इन इस्लामाबाद एक प्राइवेट कंपनी के साथ व्हिच इज़ गोरिल्ला मार्केटिंग। गोरिल्ला मार्केटिंग का किसी को नहीं पता गोरिल्ला मार्केटिंग है क्या? मुझे भी नहीं पता क्या है ये। गोरिल्ला मार्केटिंग इज़ बेसिकली कि फॉर एग्जांपल आप एक गोरिल्ले हायर करते हैं आपका ब्रांड प्रमोट करने के लिए? नहीं गोरिल्ले नहीं हायर करते हैं। हम बेसिकली ये करते हैं कॉस्ट्यूम्स बनाते हैं इंसानों को? गोरिल्ला मार्केटिंग बेसिकली गोरिल्ला पे कोई गोरिल्ला का कॉस्ट्यूम नहीं पहना देते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। गोरिल्ला मार्केटिंग ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी कंपनी को हाइलाइट करना है, कंपनी एक्स-वाई-ज़ेड आप ले लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉफ़ी की कंपनी है, ठीक है? एक कॉफ़ी की कंपनी है तो उसका आप जो है ना वो एडवर्टाइज़मेंट ऐसे नहीं बनाएँ कि जी कि फॉर नेस्कैफ़े ले लें, कि नेस्कैफ़े का सिंपल ऐड लगा हुआ है, कप बना हुआ है, धुआँ निकल रहा है, ये नहीं। आप इसको इनोवेट करके आप इसको क्या करेंगे कि आप फॉर एग्जांपल आपको एक साइट मिल गई जो जो साइट की हालत बिल्कुल ख़राब है, मुतलका इदारे से आपने बात की कि सीडी हो गया, आरडी हो गया कि यार ये साइट बिल्कुल ख़राब है, मैं इसको सेट करके दूँगा, ब्यूटीफाई करके दूँगा, इसको इसका जो ग्रीन एरिया है, इसको ब्यूटीफाई करके दूँगा। आपने वहाँ पे इनोवेशन के लिए क्या कर लिया कि आपने एक मग सा बना दिया बहुत बड़ा, एक जो भी एरिया आपने ब्यूटीफाई किया उसके सेंटर में एक मग बना दिया। उस मग के ऊपर आपने उसकी ब्रांडिंग भी कर दी, आपने उस इदारे का नाम भी लिख दिया, ठीक है? अब वो बेसिकली क्या हो गया कि वो उसका भी काम हो गया और आपकी मार्केटिंग भी होगी और मार्केटिंग होगी ये इनोवेटिव किस्म की कि कप को देख के सबको जो है ना वो माइंड में पिक्चर फिट हो जाएगी कि यार ये जो है वो कॉफ़ी की एडवर्टाइज़मेंट फलानी जगह देखी, बहुत बड़ा मग लगा हुआ था और कुछ भी नहीं था उसके इर्द-गिर्द, कोई बोर्ड नहीं था, एक मग था, ठीक है? मग के ऊपर आपका अगर ब्रांड का नाम ना भी याद रहा, उस सीडीए का नाम याद रहेगा, आरडीए का नाम याद रहेगा, उस मुतलका इदारे का रहेगा ना, उससे वो पिक्चर बेसिकली हो जाती है। उसमें दूसरा क्या होता है गुरिल्ला मार्केटिंग में कि फ्लो ऑफ ट्रैफिक देखते हो आप, कि आपने जिस जगह मार्केटिंग की उस जगह पे ट्रैफिक फ्लो कितना है, 2.5 लाख 2 लाख पर डे, 1.5 लाख पर डे। और बेसिकली आपकी कोई वो नहीं हुई हुई कि कोई टैगलाइन नहीं लिखी हुई, कोई आपका कोई कंपनी का मैसेज नहीं लिखा हुआ है, जस्ट नाम लिखा हुआ है। एक दिन नहीं याद रहेगा, 2 दिन नहीं याद रहेगा, जितने लोग उधर से गुजरते रहेंगे उनमें से जो दिन में मतलब महीने में 10 दफ़ा गुजरेगा ना, उसके दिमाग में वो पिक्चर लाज़मी चली जाएगी। तो बेसिकली दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ गोरिल्ला मार्केटिंग जो कि अवेलेबल यहाँ पे नहीं पढ़ाया जा रहा। वही बात है कि डिजिटल मार्केटिंग वाली है इस तरह की। तो पीआर की बात हो रही थी कि पीआर में आपने एक तो नए-नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराने हैं कंपनी को प्रमोट करने के लिए। कंपनी होगी, गवर्नमेंट ऑफिस हो गया, कुछ भी हो गया, उसको प्रमोट करने के लिए। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया इनके साथ लाइज़न अच्छा बिल्डअप करना है। बात आपके शौक की है कि अगर आपको शौक है तो आप बिल्ड करोगे। आपने बहुत डिप्लोमैटिकली लोगों के साथ चलना है। आपको बड़े लोग बातें सुनाएँगे आके कि यार ये कर रही है, ये कर रहे हो आप लोग, ये कर रहे हो। आपने डिप्लोमैटिकली चलना है लोगों के साथ। बेसिकली इट्स अ गेम ऑफ रिलेशन बिल्डिंग और रिलेशन बिल्डिंग एट द राइट डिपार्टमेंट विद द राइट पीपल। दिस इज़ बेसिकली कि पीआर का ही कॉन्सेप्ट है। सो हम थोड़ा सा इसको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं अपने कॉमन ऑडियंस के लिए। हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो रिलेशंस बिल्ड कर सके या वो अपनी पीआर बना ले। मतलब मैं एक्स वाई जी पॉलिटिशियन को मैसेज करूं तो वो मुझे ना मुझसे मिलेगा ना मुझसे बात करेगा।
तो बिफोर यू मूव ऑन टू योर पर्सनल लाइफ और हम उसके बारे में बात करते हैं, एक क्विक सी टिप दे दें कि मतलब रिलेशन बिल्डिंग के लिए क्या वो चीज़ें हैं जिसकी बिना पे आप अगले को शीशे में उतार सकते हैं, फिर वो आपके काम भी है और आपका ताल्लुक भी रहे। हाउ ईजी दैट इज़ और हाउ डिफ़िकल्ट दैट इज़, और उसको फिर करने का बेस्ट तरीका क्या है? तो रिलेशन बिल्डिंग के लिए बेसिक टिप्स क्या है? बेसिक टिप्स ये हैं कि सबसे पहले आपने आप उस स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, ठीक है? गवर्नमेंट सेक्टर, मीडिया, डिजिटल मीडिया, हायर अप्स, ठीक है? आपकी ब्यूरोक्रेसी के, आपके पॉलिटिशियंस, पुलिस के हायर अप्स, ये सारे ना, इनको टारगेट कर रहे हो। रिलेशन बिल्डिंग के लिए सबसे पहले ये कि यू शुड लुक गुड। ये नहीं कि आपकी शक्ल पैड़ी है, शक्ल अच्छी है। यू शुड ड्रेस अप गुड, आप यू शुड स्मेल गुड, अच्छा परफ्यूम लगाओ, गेटअप अच्छा, गेटअप दुरुस्त करो सबसे पहले, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि आपने जिससे जिधर जा रहे हो आप, सबसे पहले ये है कि फॉर एग्जांपल यू आर बिल्डिंग अ रिलेशन विद सम सीनियर ब्यूरोक्रेट, ठीक है? ये नहीं कि आप पहले दिन जाओ मुंह उठा के गिफ्ट ले जाओ, जी सर मैं आपके लिए लाया था, ना जान ना पहचान ना कुछ, ठीक है? You try to find the right people attached with that right person. आप पहले इधर से शुरू करो, नीचे से, कि यार उसके करीब के कौन लोग हैं। म, या जिस कंपनी के सीईओ के साथ दोस्ती बनानी है, उस सीईओ का दोस्त कौन है, ठीक है? आप ऐसे टारगेट करो लोगों को कि यार आपके जो जिसके साथ बनानी है, जिसके साथ दोस्ती करनी है, जिसके साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाना है, उसको कंफर्ट जोन में लाओ पहले, ठीक है? कंफर्ट जोन में ऐसे ही आएगा कि आप उसके जो करीब के लोग हैं वो लोग तलाश करो, ठीक है? उनके साथ आप अच्छी दोस्ती यारी करके आप वो करो। फिर तीसरी चीज़ क्या है? फॉर एग्जांपल यू आर गुड विद सम मीडिया, यू आर गुड ऑन डिजिटल मीडिया, यू आर गुड इन एनीथिंग, किसी किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में आप अच्छे हो, आप खुद से उनके लिए एक चीज़ जनरेट कर दो, ठीक है? कोई मतलब कोई अच्छी सी वीडियो बना दो उनके लिए, इफ इट्स अ पब्लिक ऑफिस, ठीक है? अगर कोई कंपनी का सीईओ है तो आप उसके मुताबिक, उसकी सोच के मुताबिक, या उसकी उस कंपनी के को खबर मुताबिक चलवा दो, कोई, टिकर चला हाँ, दो, कुछ इस ट्वीट तरह का, कर दो, कुछ करा किसी दो। तरह से छोटे से तरीके से ऑब्लाइज कर दो। आपके वो कंफर्ट जोन में आ जाएगा, उसको ये पता चल जाएगा कि इंसान मेरे लिए कुछ करना चाह रहा है, ठीक है? ही इज़ काइंड ऑफ अ लॉयल पर्सन। आपकी लॉयल्टी इसमें बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ कि आपको डिप्लोमेटिक होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक्स यही हैं कि आप ऐसे रिलेशन बिल्डिंग करो, तो ऐसे ही चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी और एक से आपका दूसरा ताल्लुक बनेगा, दूसरे से आपका तीसरा ताल्लुक बनेगा। इसमें इमेजेस बन जाते हैं बाद में। किसी को कहा जाता है जी बड़ा ही फ़ज़ूल किस्म का पीआर वाला बंदा है, मुँह पे कभी भी नहीं कहता, पीछे कहा जाता है। रीज़न ये है कि वो डायरेक्ट हो जाता है। डायरेक्ट इन द सेंस जिसके थ्रू रिलेशन बना होता है उसको भूल जाता है। दिस इज़ द बेसिक टिप। आप उसको मत भूलो, आप उसको साथ चलाओ। ठीक है? आपका जिसके साथ रिलेशन बन रहा है, जिसकी वजह से बन रहा है, आप उसको साथ चलाओ, उसको साथ लेकर चलो, उसको अपडेट्स करते रहो। ज़रूरी नहीं है बाद में जब स्ट्रॉन्ग हो जाए तब तक, लेकिन तब तक भी ये है कि उसको याद रखो कि इसने मेरा इस बंदे के साथ कनेक्ट इसने इंट्रोडक्शन कराया था। कराया था, कनेक्ट इसने कराया था। तो ये अच्छे पीआर पर्सन की निशानी ये है कि वो सबको साथ लेकर चले। ठीक है, यूके में कितना अरसा रहे आप डिग्री के लिए? यूके में आई लिव्ड फॉर लाइक 2 एंड अ हाफ 3 इयर्स। ठीक है, कितना मुश्किल है एक पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए? फ़ीस आपकी ये भी बताएं कि आपके वाले साहब ने कितनी दी और फिर वहाँ पे आपने ख़ुद काम करके कितना कमाया? तो एक पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मुझे लगता है जिस किस्म का लाइफस्टाइल हमारा है, जिस किस्म के लोगों में हम उठते बैठते हैं, जिस किस्म का प्रिविलेज हम अपने मुल्क में एंजॉय करते हैं, वो बाहर नहीं मिलता। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपका जो अपना मुल्क होता है वो आपका होम ग्राउंड है, वहाँ पे आप ज़रा ज़्यादा कंफर्ट में होते हैं। तो एक स्टूडेंट के लिए बाहर जाके ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना और फिर उसके साथ पढ़ाई मैनेज करना, पढ़ाई के लिए फ़ीसेस निकालना, काम करना, वो कितना चैलेंजिंग होता है? सबसे पहले फ़ाद जो आपने बात की ना कि लाइफ़स्टाइल वहाँ ये नहीं मिलता, यहाँ पे मैं कुछ लोगों को ये बताऊँगा कि जो पिक्चर हमारे माइंड में बनी होती है कि लंदन इज़ दिस या न्यूयॉर्क ऐसा है या कनाडा ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने अगर पढ़ाई के लिए जाना है और आपने अपनी फ़ीस खुद जनरेट करनी है, मैं अभी रिसेंटली आई वेंट फॉर माय स्टडीज़ अभी भी, ठीक है? आधी फ़ीस मैं खुद दे कर गया, ठीक है? आपने अपनी फ़ीस खुद जनरेट करनी है, तो आपको ये पता है। तो उसके लिए ये है कि आपको ये माइंड प्रिपेयर रहना चाहिए कि आपको जाते साथ ही कोई आपको मर्सिडीज़ या ऑडी या बीएमडब्ल्यू नहीं हायर कर ऐसे लेगा। रिवर्स करके खड़ी हुई होंगी, जहाज़ से हाँ, आप उतरेंगे। ये भी, और कोई हायर नहीं कर लेगी आपको, कोई बहुत ही अच्छी फ़र्म जो है, वो आपको हायर नहीं कर लेगी अपने लिए, आपको ऑड जॉब्स करनी पड़ेंगी।
ठीक है, मुझे दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम शेयरिंग दिस। मैंने बहुत ऑड जॉब्स की। मैंने आई वर्क्ड इन द किचन ऑफ अ रेस्टोरेंट, आई वर्क्ड इन अ केयर होम। केयर होम्स में मतलब बूढ़े लोग होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, ठीक है? उनकी आपने पैम्पर चेंज करने से लेके सब कुछ करना पड़ता है, व्हिच वाज़ इम्पॉसिबल फॉर मी। मेरा कम्फर्ट ज़ोन इस चीज़ की इजाज़त नहीं, मैंने जॉब छोड़ दी वो, मैंने नहीं कर सका, ठीक है? आई ट्राइड फॉर इट क्योंकि मुझे पता था देयर इज़ नो सॉल्यूशन। कुछ ना कुछ आपको करना है इवेंचुअली। हाँ, मतलब उसके बाद नेक्स्ट मैंने एक कैटरिंग कंपनी थी, उसके साथ मैंने एज़ अ वेटर जॉब की, ठीक है? एक शादियों शादियों में मैं जाता था, शादियों में जाके मैं ट्रे पकड़ के ग्लास सर्व कर रहा होता था, खाना सर्व कर रहा होता था। मेरे से ट्रे गिरी, एक बार वेडिंग फंक्शन में ट्रे गिरी और वो जाके एक कपल बैठा हुआ था, उसके ऊपर गिरी और मुझे उन्होंने किक आउट किया वहाँ से, ठीक है? दे किक्ड मी आउट फ्रॉम देयर और मुझे बिल्कुल एम्बैरेस नहीं फ़ील हुआ। मुझे बिल्कुल नहीं फ़ील हुआ यार मैंने बड़ी गलत हरकत की है। रीज़न मैं अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकला था, बड़ी मुश्किलों से निकला था। तो मुझे था कि यार हो गया ना, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीक मैंने दोबारा एक और कैटरिंग कंपनी में अप्लाई करके मैंने वहाँ पे वेट दूल्हा-दुल्हन के ऊपर पानी गिराया। नहीं मैंने गिराया नहीं, मैंने आई इम्प्रूव्ड माई सेल्फ। मैंने उस ट्रे को बड़ी हिम्मत से पकड़ के मैंने लोगों को सर्व किया। एक बॉल हो रहा था, ठीक है? एक वो पार्टी टाइप थी, वहाँ पे मैंने सर्व किया। इसी तरह वहाँ पे मतलब ये 4-6 महीने जब ये गुज़रे इन हार्ड जॉब्स में, एक जगह मैं गया वहाँ पे वो किचन में बैठ के पिज़्ज़ा बनाना था एक चिकन शॉप के लिए, ठीक है? अब वो उसकी जो किचन की वो जो हीट आ रही थी ना चूल्हे की, वो हीट जब मेरे पे पड़ी ना तो आई लिटरली क्राइड कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ अपने साथ? मतलब मैं यहाँ आया क्यों था? इससे बेहतर था कि मैं वहीं पे पढ़ाई नहीं ना ही करता। ठीक है? वो मुझे फ़ील हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ? वहाँ पे मैं कैसा था? वहाँ पे लाइफ़ कैसी थी? यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं? उस चीज़ ने मुझे एक चीज़ में ट्रेन किया, वो यही था कि मेरे कम्फ़र्ट ज़ोन से जब मैं निकला, तो तब मुझे पता लगा कि मैंने करना क्या है लाइफ़ में? लाइफ़ है क्या? लोग क्या कर रहे हैं? और मैंने कैसे जो है वो आगे बढ़ना है? जब ये टाइम गुज़रा, ये टाइम पास ऑन हुआ, तो जाके कहीं साल डेढ़ बाद एक मेरी डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो एक कैब ऑफ़िस था, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया, तो उसमें मुझे एज़ अ कैब कंट्रोलर, जो कि वहाँ पे एक रिस्पेक्टेबल जॉब है कि मुझे पीसी पे बैठना था, कंप्यूटर पे बैठना था और मुझे जॉब्स एलोकेट करनी थी लोगों को। कहीं डेढ़ साल बाद मुझे जाके वो वाली जॉब मिली, जिसमें मैं ऑफ़िस में बैठा हूँ सुकून से जाके। मैंने सिक्योरिटी जॉब की, -3, -4 पे मैंने बाहर खड़े होके, जैकेट पहन के मैंने सिक्योरिटी जॉब की। वो मैं मतलब जब मेरा इट वाज़ माय फर्स्ट नाइट नाइट शिफ्ट थी मेरी, नाइट में बहुत ठंड होती है और वो थी भी एक रिवर साइड के पास। और जब वो पहली रात थी मेरी, तो मैं मतलब इतना इतना मतलब वो मुझे था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस ठंड में क्या करूँगा? मेरे हाथ फ्रीज़ हो रहे हैं। मैंने उस चीज़ को कैरी ऑन किया, मैंने दूसरी रात आया, तीसरी रात आया और मैंने उस चीज़ को कैरी ऑन किया। एंड पे जाके मुझे जॉब मिली। अब ये सब कुछ ऑड जॉब्स की क्यों मैंने? क्वेश्चन इज़ कि मैंने की क्यों? की इसलिए कि जब मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे जो मैं पाकिस्तान से लेके गया था, तो 2.5 महीने बाद, तो पैसे ख़त्म हो गए थे तो मैं अपने फ़ादर को नहीं बोल सकता था कि मुझे पैसे भेजें, मुझे खुद अशेम्ड फ़ील, उन्होंने मुझे कहा हुआ था, फ्री हैंड दिया हुआ था कि जब भी पैसे चाहिए हो मैं भेज दूँगा। मैं एक रात भूखा सोया, मैं दूसरी रात भूखा सोया। मैं जब तीसरा दिन स्टार्ट हुआ ना और मैं पानी पे गुज़ारा कर रहा था, उस दिन मैं बाहर निकला और मैंने कहा जो आज मुझे कुछ भी जॉब मिली मैं करूँगा। मुझसे आज सफाई करा लो कहीं पे भी, मुझसे आज कुछ भी करा लो मैं करने को तैयार हूँ। और उस दिन मैं बाहर निकला और मैंने ना मेरे पास कोई सीवी नहीं थी क्योंकि मैं अभी डिग्री कर रहा था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। और मैं ऐसे ही जा के पूछ रहा था कि कोई जॉब है, कोई जॉब है, कोई जॉब है? ऐसे आई स्टार्टेड ऑफ। जब आपके पास कुछ भी नहीं होता ना, जब आपके खाने को कुछ नहीं होता, जब आपके पास आपको पता होता है कि यार मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं खाऊँगा कैसे? रात के खाने का नहीं पता कि वो कैसे आएगा मेरे पास। तो ये कुछ करना पड़ता है और ये चीज़ आपको इसमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ आज सबके सामने बैठ के पहली दफ़ा बता रहा हूँ, कुछ शर्म नहीं आनी चाहिए इसलिए क्योंकि यही चीज़ें आपको सिखाती हैं कि आपने कैसे आगे बढ़ना है। वेरी चैलेंजिंग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए किसी नए मुल्क में जाके ज़ीरो से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस वक्त ग्रेजुएशन बाहर करने के मुतमन्नी हैं और बहुत सारे ऐसे होंगे जो मास्टर्स बाहर करना चाहते हैं। तो एक रोड मैप अगर आप समझा सकें कि एक स्टूडेंट जिसने बैचलर्स बाहर से करना है और एक मास्टर जिसने करना है, वो कैसे यहाँ से बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से कुछ स्कॉलरशिप सिक्योर कर सकते हैं और
अमूमन खर्चा कितना है एक डिग्री पे पाकिस्तानी रुपयों में? इसमें बेसिकली ये है कि जो स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा जो बेसिकली गड़बड़ होती है, जो मसले होते हैं, वो होते हैं वीज़ा कंसल्टेंट्स के पास, क्योंकि जाली वीज़ा कंसल्टेंट्स बहुत हैं जो आपसे पैसे बटोरते हैं, पैसे लेके उसके बाद गायब हो जाते हैं। उसके बाद उनको कुछ पता नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है जी कि आपके पैसे गए कहाँ, ठीक है? इसमें क्या होता है, एक ही होता है कि वीज़ा अप्लाई नहीं होता, ऐसे ही आपसे पैसे वो कर के आपको कहते हैं जी आपका वीज़ा तो रिजेक्ट हो गया। आपका अप्लाई नहीं किया होता वीज़ा। दूसरा, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का फ्रॉड, ठीक है? यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का फ्रॉड कैसे होता है कि इससे बचने के लिए आपने ये करना है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी खुद चूज़ करनी है। आपने उसका प्रोग्राम जिसमें आप जा रहे हो आपने खुद चूज़ करना है। फ़ीस कितनी है वो आपने खुद देखनी है। इतनी फ़ीस है, ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है? अब इसमें होता क्या है, आप जो कंसल्टेंट है या जो वीज़ा कंसल्टेंट है, उसको आप बताते हो कि मैंने इस यूनिवर्सिटी चूज़ की, ये प्रोग्राम है, ये सब कुछ है। ईमेल आपने अपनी देनी है जिसमें आपको ऑफ़र लेटर आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। ऑफ़र लेटर क्या है? ऑफ़र लेटर ये है कि यूनिवर्सिटी ने आपको ऑफ़र भेज दी है कि आप हमारे साथ पढ़ाई कर सकते हैं। ये आपने 50% या 40% फ़ीस सबमिट करानी है। आप जो है इसके बाद आप जब ये करा लेंगे तो आपको अगला लेटर आएगा जिसको बोलेंगे कैश लेटर, व्हिच इज़ कन्फर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़ लेटर। वो आपको आता है, वो आपके वीज़ा फॉर्म के साथ लग कर वो जाता है एम्बेसी में। इसमें क्या होता है, बेसिकली आपने फॉर एग्जांपल चूज़ की जी, आपने पिक्चर्स देखी, गूगल किया, रेटिंग्स चेक की, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, ये आपने चूज़ कर ली। आपने ईमेल अपनी नहीं दी, आपने जो जाली किस्म का कंसल्टेंट था वो कहता है जी कि मुझे ईमेल आ जाएगी, मैं आपका सब कुछ कर दूंगा, आपने इतनी फीस जमा करानी है। आपका सब कुछ हो जाता है, वो कॉलेज भी लिस्टेड होता है लेकिन वो गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज नहीं होता, वो गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी नहीं होती, वो जाली किस्म का कॉलेज होता है। आप यूके पहुंचते हो तो आपको पता चलता है जी आप तो बहुत बड़ी हसीन मंजर देखे गए थे अपनी यूनिवर्सिटी, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी का, और आप जनाब जिस कमरे में पॉडकास्ट हो रही है, इतने छोटे से कमरे में जो है वो आके पढ़ाई कर रहे हो, वो कोई पढ़ाई नहीं होती, वो जाली होता है सब कुछ, ठीक है? ये चीज़ों की आपने एहतियात करनी है। ऑफर लेटर, कैश लेटर यूनिवर्सिटी खुद चूज़ करनी है और प्रोग्राम खुद चूज़ करना है, और ईमेल अपनी देनी। और एक डिग्री के लिए अमूमन कितने पैसों की ज़रूरत होती है पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए? और मतलब मुझे मैं आप एग्जांपल देता हूँ मास्टर्स प्रोग्राम की ना। मास्टर्स प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटीज़ यूके की बात करो तो तकरीबन 13-14 हज़ार पाउंड्स पर ईयर से स्टार्ट होती हैं। 1 साल का मास्टर्स होता है जिसकी आपको 6,000 साढ़े 6,000 पाउंड पे करनी पड़ती है। यही फ़ीस है, नथिंग एल्स। वीज़ा फ़ीस है, 1 लाख रुपए ऑलमोस्ट आजकल है पाउंड्स के हिसाब से। इसके अलावा एक हेल्थ इंश्योरेंस फ़ीस डिडक्ट होती है, वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट लाख रुपया है। वीज़ा कंसल्टेंट आपसे मैक्सिमम 40,000 या 50,000 लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। जो आपको ये कहे जी कि मैं 2.5 लाख लेवांगा ते तुहानू जिहड़ा ना वो छड़ के भी आऊँगा वो तो यूके वाला जिहड़ा फैसलाबाद है, मैनचेस्टर, उत्थे छोड़ के आवांगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, फीस इतनी होती है कंसल्टेंट्स की। ठीक है। और वहाँ पे आप कितना काम कर सकते हैं? ओके, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, आपको 10 आवर्स अलाउड हैं पर वीक। अच्छा, पर वीक। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, आपको 20 आवर्स अलाउड हैं पर वीक। इससे अच्छा, ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते। लीगली आप लीगली इतना ही। हाँ, कॉलेज 10 आवर्स, यूनिवर्सिटी 20 आवर्स। ठीक है, वेरी वेरी एलैबोरेटिव पर ये अब आपने बड़ा। डिफरेंट, अब यूएस और कनाडा के लिए आई थिंक वेरी करता है। ज़्यादा लोग यूके जाते हैं तो उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। हम्म, ठीक है। ये आपने यूके की सारी वो बताई। चलें, ये चीज़ें हो गई। आपने बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन भी किया कि पढ़ाई और पीआर के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। नाउ लेट्स कम अ बिट टू योर पर्सनल लाइफ। जब आप यूके में थे तो व्हाट एग्जैक्टली डिड यू मिस फ्रॉम पाकिस्तान? एक तो ये बताएं कि पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप किस तरह का है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो बाहर, मतलब वो घर वालों से दूर रह के ज़्यादा खुश रहते हैं। कुछ होते हैं हमारे आपके जैसे जो मतलब घर वालों से ज़्यादा अरसा दूर रह लें तो उनको होम सिकनेस हो जाती है। तो जो लोग पहली बार घर से बाहर जाएं उनके लिए कितना मुश्किल है पेरेंट्स से दूर माइंड जाना? आपको मेकअप करना पड़ेगा कि अगर आप जा रहे हो, आप डिसाइड कर रहे हो, आपको आपका माइंड फुली इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे सगा बाप सगे बेटे का नहीं है, ठीक है? तो आपका वहाँ पे कोई भी नहीं है, आप खुद ही हो। पेरेंट्स को बहुत मिस करते हैं, ऑब्वियसली मैं गया, पेरेंट्स को डेफिनेटली हर बंदा ही मिस करते हैं, लेकिन मेरी अटैचमेंट थी दो कि आई एम एन इंट्रोवर्ट, ठीक है? मैं इतना शेयर नहीं करता पेरेंट्स के साथ या दोस्तों के साथ। मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू आप शेयर करें, मैं अंकल को कहते हैं मैं फ़ोन पे ले लूँ उनके। नहीं, बाबा वाज़ वेरी सपोर्टिव सिंस माय चाइल्डहुड। बाबा वाज़ वेरी सपोर्टिव। उन्होंने मतलब एक वाहिद शायद वो हैं जिनके साथ मैंने बहुत सारी बातें शेयर की हुई हैं, जो कि एक बाप अपने बेटे के साथ या बेटा अपने बाप के साथ शेयरिंग नहीं करता। मैंने अपने बाप के साथ वो बातें की हुई हैं। तो बाबा वाज़ वेरी सपोर्टिव सिंस द स्टार्ट टिल नाउ।
मुझे पता है कि एक बंदा है जिसके आगे मैं वेंट कर सकता हूँ, कुछ बहुत बड़ा इशू हो जाए, कोई भंड हो जाए मेरे से, तो मुझे पता है यार मैं एक इंसान है बहुत क्लोज ब्लड रिलेशन जिसके साथ मैं ये चीज़ें डिस्कस कर सकता हूँ। मामा के साथ एक अलग बॉन्डिंग होती है, माँ तो ऑब्वियसली माँ होती है, सबको पता है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक एपिसोड सुनाना जी, चाहता हूँ इधर लेकिन ये कट नहीं होगी। नहीं होगी काट जी। हम मतलब हमने ट्रैवल किया हुआ है ऑब्वियसली साथ, तो सुन लो यार। हम एक दफ़ा थे हम एक दफ़ा जो है वो ट्रैवल करके हम उम्रे के लिए गए। तो उम्रे पे जो इंसान जाता है ये पता है कि उम्रे पे कोई डर खौफ नहीं होता, आप अल्लाह ताला के यहाँ जा रहे हो। आप अगर मदीना जा रहे हो तो आप अल्लाह के नबी के यहाँ जो है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनके यहाँ जा रहे हो, और वहाँ पे कोई डर खौफ किसी इंसान का नहीं होता, ना किसी जिन्नात का होता है। अब एक रात हम लेटे हुए हैं कमरे में, क्लॉक टावर होटल है मक्का में, वहाँ हम लेटे हुए हैं, और खुदा जाने बड़ी मुश्किलों से नींद आई, इतने थके हुए थे, सब सो गए, तो मैं जो है वो अभी ऑलमोस्ट सोने ही वाला था, तो मुझे इतनी देर में थोड़ी देर में आवाज़ आती है साथ वाले बेड से। वो आवाज़ भी होती है और साथ एक एक्शन भी होता है में फ़हद साहब जो हैं वो बेड से मम्मी की तरह उठ रहे हैं, हाथ यूँ हैं और यूँ ऊपर आ रहे हैं और कह रहे हैं और मैं आई सॉ दैट, और मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मक्का में इसको क्या हो गया ना, और मैं उससे पूछूं फहद क्या हुआ है, आगे से फहद की आवाज़ आई, चुप कर जाओ, चलो सो जाओ चुप करके, और उसके फ़ौरन बाद चाइनीज़ में कुछ शुरू हो गया, मतलब समथिंग व्हिच आई डिडंट अंडरस्टैंड। तो मैंने इसको उठाया, मैंने कहा फहद व्हाट हैपेंड? वो मुझे डर लगता है अक्सर रात को सोते हुए। मैंने कहा फहद मक्का में भी डर लगता है? तो फहद कहते हैं वो बस पुराना चल रहा है मेरे साथ, जो है ना मुझे आदत है कि सोते हुए मुझे अक्सर डर डर लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, मुझे नहीं याद कि मैं ना सोते हुए उठ कब जाता हूँ। मुझे मैं याद है आई कि डोंट आप कब रिमेंबर उठते हैं सोते हुए। आई डोंट रिमेंबर एनी ऑफ इट ना। मुझे सिर्फ मतलब मैं सोता हूँ और बस पता नहीं मैं डर जाता हूँ या क्या होता है। आप मेंटल हेल्थ पे भी बड़ा काम किया, मैंने भी आपके साथ मिलके इस पे हमने बड़ा काम किया मेंटल हेल्थ पे। कुछ चीज़ें ना व्यूअर्स के लिए भी जो है वो बतानी चाहिए, स्पेशली जो पेरेंट्स सुन रहे हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज दे आर रियल, आजकल बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में देखो बहुत ज़्यादा हैं। मैं रिसेंटली लंदन से आया, वहाँ पे कहते हैं कि इतनी सुसाइड अटेम्प्ट्स हो रही हैं पर डे, मतलब हर बंदा ऑलमोस्ट मेंटल हेल्थ इश्यूज में। चाइल्डहुड ट्रॉमास की, जो ट्रॉमा से याद आया कि चाइल्डहुड ट्रॉमास की ना एक चीज़ है जो कि हमारे अक्सर पेरेंट्स अंडरस्टैंड नहीं करते। जो बच्चे मतलब जो इस चीज़ में हैं, एक तो ये है कि देखें चाइल्डहुड ट्रॉमास या कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके साथ हुई हो, आप वो ना शेयर कर सक रहे हो किसी के साथ, आपने ना शेयर की हो किसी के साथ, आपको वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है एंजाइटी में, डिप्रेशन में, आप बहुत सीवियर जो है वो उसमें चले जाते हो, एक ट्रॉमा में चले जाते हो कि आप उसमें से निकल ही नहीं सकते बाहर। अक्सर लड़कियाँ लड़के रिलेशनशिप्स की वजह से हो रहा है, जो ऑनगोइंग हालात चल रहे हैं फाइनेंसिस की वजह से होता है। तो इस पे बेसिकली पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स जो सुन रहे हैं उनके लिए जो है आप भी कुछ एडवाइस दीजिएगा। मैं तो ये दे रहा हूँ कि अपने औलाद के साथ बिल्कुल दोस्ताना रवैया रखें आजकल के माहौल में। रीज़न ये है कि जब तक आप उनको इतनी कंफर्ट नहीं देंगे कि वो आपको बता सकें कि हमारे साथ हुआ क्या, क्या ऐसा हो गया, और जब वो बड़े हो रहे हों, बैड टच गुड टच, ये आप उनको लाजमी बताएं कि व्हाट इज़ दैट। रीज़न ये है कि कुछ ऐसा हो जाता है, सेक्सुअल अब्यूज़ हो जाता है जो दिमाग में रह जाता है, क्यों वो बता नहीं सकते किसी को। तो ये चीज़ लाजमी पेरेंट्स को और करनी मुझे चाहिए। लगता है कि उसमें पेरेंट्स का रोल जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, वहाँ पे एज अ सोसाइटी ना हम बड़े स्टबन सी सोसाइटी बनते जा रहे हैं, और हम वो अ, उन चीज़ों के बारे में इतने वोकल या इतने एक्सप्रेसिव नहीं है, जिसकी वजह से मतलब पीपल सीक रिफ्यूज इन ड्रग्स, और दे गेट अ बैड कंपनी, और दे इन्वॉल्व इन समथिंग एल्स। वो एक टेम्पररी सा शायद एक इस्केप होता है, जिसकी बुनियाद पे उन्हें लगता है कि हमने शायद इस ट्रॉमा से या उस चीज़ से छुटकारा हासिल कर लिया, लेकिन इवेंचुअली इट्स वेरी डैमेजिंग। और जो उसमें मतलब जो दूसरी ज़्यादा क्रिटिकल बात है वो ये कि पेरेंट्स को लगता है कि मतलब उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मसले हैं, और बच्चों को लगता है कि हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मसले हैं। सो यस। दैट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ यू नो कम्युनिकेशन, और वो जो गैप है, वो इवेंचुअली इट हुँ। इट इट ड्राइव्स यू टू
मे बी एनजाइटी और डिप्रेशन और वट एवर इट इज़। तो क्योंकि उम्रे पे भी आप गए और ऑलमोस्ट हम जितनी बार भी गए वी वर टुगेदर, वो एक्सपीरियंस क्योंकि मैंने तो देखा है और हम हमारा जो एक और दोस्त शाहजेब भी था, आई विश कि ही वाज पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है खुदा के घर जाने का और फिर खुदा के रसूल तक रसाई का, मतलब मेरा तो ये मानना है कि अनटिल अनलेस यू आर कॉल्ड आप नहीं जा सकते। तो वो जितने भी आपके ट्रिप्स लगे लास्ट ईयर में, इस ईयर में, उनको ज़रा सम अप करें कि वो एक्सपीरियंस क्या था। दुनिया तो हमने देख ली है। देखिए वो एक वाहिद चीज़ है जिसके लिए मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट। वो एक वाहिद चीज़ है, वाहिद एक्सपीरियंस जिसके लिए मैं वाकई कहता हूँ कि आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट। रीज़न ये है कि हाँ, कुछ लोग जो हैं वो ये चीज़ वो करते हैं कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर जाते हैं और वो बिल्कुल ही एज़ अ रैंडम तरीके से जाते हैं कि हम एक मस्जिद में जा रहे हैं, वहाँ स्टे करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, फिर हम उम्रा करने जाएंगे। अल्लाह ताला ने एक ही इंसान से मोहब्बत का ज़िक्र किया हुआ है, वो अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो उनकी मोहब्बत जब दिल में डेवलप हो जाए तो आपको अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल हो जाती है और ये चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है। मैं अपना एक्सपीरियंस पूरे वर्ड्स में नहीं बयान कर सकता, लेकिन इसमें मैं एक एडवाइस ज़रूर करूँगा। वो एडवाइस सबके लिए और स्पेशली पेरेंट्स के लिए कि जब आपके बच्चे बड़े हो रहे हो ना, आप उनको, हम कहते हैं इस्लामी तालीमात दें, इस्लामी तालीमात दें, ज़रूर दें, लेकिन थोड़ा-सा डेप्थ में जाके ना आप उनको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के बारे में, उनकी लाइफ़ के बारे में, उनके वाक़यात, उनके साथ मोहब्बत कैसे की जाती है। ये नहीं कि एक जनरल मोहब्बत, ये दिमाग में डालना कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लव फॉर एनी गर्ल, फ्रॉम फॉर एनी पेरेंट्स, फॉर एनी अंकल, फॉर एनी आंट। उनका प्यार डिफरेंट कैसे है, उनसे डिफरेंट मोहब्बत कैसे की जाती है। वो जब आपके बच्चे के दिल में डेवलप हो जाए, और दूसरी चीज़ कि ही इज़ प्रेजेंट, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ प्रेजेंट, ठीक है? इससे क्या होगा? अब इसको नॉर्मली सब लेते हैं कि इस पे आपस में ना लड़ते रहते हैं कि जी एक फ़िरका नाउज़ुबिल्लाह कहता है जी कि ही इज़ नॉट प्रेजेंट, एक कहता है जी ही इज़ प्रेजेंट। ये छोड़ दें, आपके बच्चे को ये पता हो कि अल्लाह ताला की ज़ात तो देख ही देख रही है, एक इंसान भी है, बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन एक इंसान भी है, हु इज़ कीपिंग अ वॉच ऑन मी। और आपको जब होगा ना कि एक इंसान भी मेरे पे वॉच रख रहा है, आपका बच्चा 90% आई गारंटी कि वो उस गलत कंपनी में नहीं जाएगा जो आजकल पढ़ रही है। वो उस गलत सोसाइटी में नहीं पढ़ेगा, वो उस गलत हरकतों में नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे को ये पता होगा कि एक इंसान भी है जो मुझे देख रहा है स्पिरिचुअली, नॉट फिज़िकली, स्पिरिचुअली, ठीक है? तो आप उनकी मोहब्बत से बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हो। आपके बच्चे उनकी मोहब्बत से बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, ये आई थिंक आजकल के दौर में, जिस दौर में इतनी बेहयाई आम हो गई, मोबाइल पे आपकी हर चीज़ अवेलेबल है, आपके बच्चे को अगर ये दिमाग में डेवलप हो जाए कि अल्लाह ताला की ज़ात के साथ-साथ इंसानों में अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी स्पिरिचुअली मुझे देख रहे हैं, दे आर कनेक्टेड विद मी, डेफिनिटली आपके दिमाग में नहीं आएगा कि मैं कोई उल्टा काम करूँ। अच्छा, ये तो सारी चीज़ें आपने बताई, लेकिन आप हाउ मैनी टाइम्स हैव यू एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड दिस फीलिंग जिसको उर्फ़ आम में मोहब्बत कहते हैं, और आपको कितनी दफ़ा हुई? मोहब्बत में ना, एक तो ये है कि आपने जो सवाल किया ना जी कितनी दफ़ा हुई मोहब्बत, एक ही दफ़ा होती है मोहब्बत, कितनी दफ़ा नहीं होती है, ठीक है? और दूसरा ये है कि मोहब्बत, प्यार, ये अ, ये कुछ भी नहीं है। अटैचमेंट, आदत, असल ये चीज़ है। आपको उस इंसान की आदत पड़ जाती है। आपको उस इंसान से अटैचमेंट हो जाती है, इमोशनल अटैचमेंट, फिज़िकल अटैचमेंट, व्हाट्सोएवर, ठीक है? वो अटैचमेंट जो है ना, वो हम उसको कन्वर्ट करके मोहब्बत का नाम दे देते हैं। क्यों? वो इतनी एक्स्ट्रा किस्म की अटैचमेंट हो जाती है और फिर एकदम से ब्रेकअप हो जाता है, बेवफ़ाई हो जाती है, ठीक है? आप बेहतर समझते होंगे बेवफ़ाई किसको कहते हैं। पता नहीं, मैं लेकिन उस मेरे नाल अटैचमेंट, हुई है कि मैं की थी। बस अब ये आप किसी शेर पे इसका जवाब देंगे बाद में, लेकिन ये है कि जब वो बेसिकली अटैचमेंट टूटती है ना, या उसमें ब्रेक आता है, असल तकलीफ, वो जो कहते हैं ना, ये बड़ा दिल टूट गया मोहब्बत में, वो दिल टूटना नहीं, वो अटैचमेंट ख़त्म हो जाती है। क्यों? अच्छा जी, थर्ड पर्सन आ गया जी, वो कहते हैं जी तीसरा बंदा आ गया है,
एक और बंदा आ गया जी, उसके साथ आपकी जो स्वाने हयात क्या बोलते हैं उसको, जो भी होती हैं, वो उसके साथ जो है वो चली गई हैं, ये शादी हो गई है, ठीक है? तो वो बेसिकली क्या होता है कि वो एक और इंसान के साथ अटैचमेंट की तकलीफ आपको हो रही होती है कि यार मेरे साथ अटैचमेंट कम हो गई है। तकलीफ अटैचमेंट की होती है, उस आदत की होती है कि आदत किसी और की पड़ गई है, ठीक है? तो वो आप अगर उस चीज़ को बिल्कुल ईज़िली टैकल करके ना, आप किसी का ब्रेकअप हो जाता है, किसी आपकी गर्लफ्रेंड की शादी हो जाती है, वो किसी और के साथ चली जाती हैं, तो आपको बेसिकली ये नहीं है कि आप उस चीज़ को टैकल कैसे करना है। आप उस अटैचमेंट को ख़त्म करने के लिए आप अपने आप को एंगेज कर लें डिफरेंट चीज़ों में। 3-4 महीने बाद ना वो आपको चीज़ें उस तरह से नहीं होंगी जिस तरह से आपको तंग करें। ठीक है, आपको याद रहेंगी, आपका अच्छा टाइम गुज़रा, सब कुछ है। लेकिन लोग पूरी पूरी जिंदगी एक मोहब्बत की याद में गुजार एक मोहब्बत, ये अब आपने सही बात की ना। पहले आपने कहा था जी कितनी बार मोहब्बत, ये वो। मुझे एक लगता है मोहब्बत जो होती है ना, एक मोहब्बत, हाँ, उसके लिए पूरी-पूरी ज़िंदगी गुज़र सकती है। वो फिर मोहब्बत है, वो अटैचमेंट नहीं है, वो आदत नहीं है। कितनी बार वाली मोहब्बत अटैचमेंट और आदत है। मुझे लगता है कि शायद हमें ना मतलब पिछली हमें एक मोहब्बत होती है, उसके बाद हमें दूसरी होती है, तो वो शायद पिछली से ज़्यादा शिद्दत से होती है, और या शिद्दत से शायद वो अटैचमेंट होती है, या मोहब्बत शायद एक वो ही के साथ होती है। जोम होता है, या वो गुमान है कि ये मोहब्बत है, और एक्चुअली इट्स 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 एन इट्स अटैचमेंट। नॉट लव, और इट्स। आपको कितनी दफ़ा हुई, या कब हुई, जिस जो एक मोहब्बत हुई जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी या तबाह कर दी, वो एक कब हुई थी? तो हाउ मेनी टाइम्स हैव यू एक्सपीरियंस्ड इट? मेरा सवाल वही है कि कितनी बारी या कब हुई। चलो, लेट्स पुट इट दैट वे, कि कब हुई आपको आखिरी बार, और उसका आपकी ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट था? देखें, ज़िंदगी पे इम्पैक्ट मोहब्बत हाँ मुझसे ज़रूर बातें हुई। करो ज़िंदगी। ज़िंदगी ज़िंदगी मुझसे बातें करो ज़िंदगी। अच्छा। मोहब्बत कब हुई और इम्पैक्ट क्या था? होती एक दफ़ा होती है इंसान को मोहब्बत, सही वाली होती है। मोहब्बत असल वो है फ़ाहद कि जिसका इम्पैक्ट पॉज़िटिव हो आपकी ज़िंदगी में। आप दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, नॉट स्पिरिचुअली, अबाउट अ पर्सन, उसके साथ मोहब्बत होगी, दैट पर्सन गोज़ अवे फ्रॉम योर लाइफ, अल्लाह टेक्स दैट पर्सन अवे फ्रॉम योर लाइफ। इट हैपेंस इन एवरी केस। या इट मोहब्बत वही है जो ना मिले आपको, असल मोहब्बत वही है। इश्क ठीक है। सच्चा वही आगे। जिसको मिलती नहीं मंजिलें। मैं बहुत बेसुरा रहा हूँ, आप अच्छा गाते हैं। ओके। हम इसके आखिर में आपसे गाना भी सुन लेंगे। नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, तो ख़ैर आपकी ज़िंदगी में पॉज़िटिविटी आ जाए, ठीक है? आप और एंथुसियास्टिक हो जाएँ चीज़ों को करने में, और आप जो हैं वो एक्टिव हो जाएँ, आपका सोचने यार, का ये कौन सी पर्सपेक्टिव, मोहब्बत है? ये तो माइकल आपका जैक्सन को ही हुई होगी आपकी मोहम्मद। सोचने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए, आप पॉज़िटिव हो जाएँ, आपकी थॉट पॉज़िटिव हो जाए, आप लोगों के साथ और काइंड हो जाएँ, आपकी ज़िंदगी में चेंजेज़ आ जाएँ, दिस इज़ एक्चुअल मोहब्बत, ठीक है? और मेरे ख़्याल से मेरा वही है कि जो जिस मोहब्बत की आप बात कर रहे हैं, अगर वो एक ही बार वाली मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, बार-बार वाली की नहीं बात कर रहा, तो अगर हो जाए ना, तो वो फिर आपकी एक रिस्पेक्ट उस इंसान के लिए, वो दिन-ब-दिन बढ़ती है, वो इंसान आपको मिले या वो इंसान आपको ना मिले। ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी कि अगर ना भी मिले तो स्टिल रिस्पेक्ट बढ़ती है उस इंसान आपके की। लिए, मतलब ये दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट वेरी ओपनली preached, and which is not very commonly being practiced ना। यहाँ पे मोहब्बत ख़त्म होती है तो उसके बाद करेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाती हुँ, हैं। ट्रू। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स गोइंग थ्रू। ठीक है, ये तो मतलब बड़े आपने मैच्योर कॉन्सेप्ट्स बताए अपने, एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड टू नो दिस साइड ऑफ यू। अच्छा, आपको लगता था मैं मैच्योर नहीं हूँ? ठीक। नहीं, मुझे लगता था कि आप मैच्योर हैं, लेकिन वो होता है ना, हर दोस्त के लेकिन लिए दिल में कुछ और है। हर हर दोस्त के लिए एक दोस्त होता है जो उसका मेस समेटता रहता है। अबे चुप कर! तो मैं समेटता रहता है। तो मुझे बताएं कि व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड? अब मैंने आपको कल कल परसों भी कहा था कि मैंने मेहंदी पे डांस करना है, मेरे किसी दोस्त की शादी नहीं हो रही। फ़हद, जिस दिन आपकी शादी होगी, मेरी नहीं उसके हो रही, अगले साल में शादी मैंने करनी है। शादी नहीं करनी। शादी तो आप कर रहे हैं। अंकल का नाम क्या था आमिर अब्बास? हाँ। मैं अंकल को फ़ोन कर, नहीं, 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 अंकल को नहीं फ़ोन करनी, लेकिन ये है नंबर कि पड़ा हुआ है, हाँ है। शादी के बारे में मेरा ये मानना है फ़हद कि शादी एक बहुत मुश्किल
डिसीजन है और एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग डिसीजन है जो कि आपने मरते दम तक साथ रहना है। डिवोर्स रेट्स आजकल, जरूरी नहीं है नहीं साथ डिवोर्स में। रेट्स आजकल आप देख रहे हैं कैसे हैं, ठीक है। क्यों? सोचे समझे बगैर शादी हो जाती है। 6 महीने 8 महीने साल की मोहब्बत के बाद शादी कर ली, ठीक है, उसके बाद 3 महीने 6 महीने 3 साल बाद डिवोर्स होगी। ये एक ऐसा डिसीजन है जो आप लाइफ के उस स्टेज पे आके करो जिस स्टेज पे आपको पता हो कि इसके बाद मतलब अब मैंने ये काम जो है वो इसको एंड तक लेके जाना है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि शायद ये डिसीजन उतना बस ज़रूरी भी है आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए? क्योंकि नॉर्मली बहुत सारे लोग अकेले ज़िंदगी गुजार देते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नीड अ कंपेनियन, समबडी। हाँ जब आप नहीं, घर मेरे जाएं तो मेरे आपको कंफर्ट पर्सनली मिले। मेरा ओपिनियन इस चीज़ में मांगे तो हर इंसान की ना अपना माइंड सेट है। कुछ इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है, इमोशनली बहुत ज़रूरी है, उनके लिए कंपेनियन चाहिए उनको। कुछ इंसानों के लिए नहीं ज़रूरी। मैं अपने समझता हूँ, मुझे लगता है कि मैं अकेला सर्वाइवल हूँ, मैं अकेले सर्वाइव कर लूँगा अपनी लाइफ, ठीक है। वो आपको भी पता है कि आप नहीं कर सकते। नहीं मैं कर सकता हूँ, दिस इज़ आई नहीं, नो वो माई। मैंने और हमजा और शाहजेब ने देखा हुआ है आपको। आप व्हाट क्वालिटीज वुड यू लुक फॉर इन अ वुमन व्हिच यू वुड लाइक टू बिकम योर लाइफ पार्टनर? अंडरस्टैंडिंग, नंबर 1, आपको अंडरस्टैंड करे। नंबर 2, बहुत मुश्किल सवाल है ये बाद में ये हम इस क्लिप को क्वालिटीज। यूज़ करेंगे और आपसे रीट्वीट भी कराएंगे ताकि जो भी पोटेंशियल रिश्ता नहीं नहीं नहीं, मुझे कैंडिडेट्स हैं। रिश्ता नहीं चाहिए। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ये मुझे नहीं समझ आती है कि क्या कंपेनियन चाहिए, किस टाइप का। चलें जी, मतलब जब आपकी फिर शादी होगी तो हम ये क्लिप निकालेंगे। आपकी शादी और होगी तो आपकी मेरी शादी होगी, उसके बाद देखेंगे हम इस बात पे। आपकी मैं शादी करीब है। आपके वालिद साहब ने मुझे फ़ोन भी की थी और उन्होंने कहा था कि 3 रिश्ते जो हैं वो मैंने देखे हुए हैं, उनमें से कोई एक फाइनल वो जो कर दूंगा। तौसीक भाई के शो पे भी रिश्ते आए हैं, वो भी 13 रिश्ते थे उसमें से आपकी भी। फॉलोइंग है आपके पीछे तो लेकिन मतलब मुझे लगता नहीं है कि मैं शायद आई एम रेडी फॉर दैट कमिटमेंट एज ऑफ येट। मैं अकेले ज़िंदगी गुजार लूँगा, पहाड़ों आप में अकेले किताबें ज़िंदगी पढ़ के। गुजार ही नहीं सकते फ़हद। आपको मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से, आप नहीं गुजार सकते अकेले ज़िंदगी। रीज़न ये है कि आपने ज़िंदगी पे बैठ के इतनी बड़ी नज़म लिख दी है, तो आप ज़िंदगी जो है वो अकेले नहीं गुजार सकते। अपने शब्दों के साथ, अपने अल्फाज के साथ आपको एक पार्टनर मैं आई आई चाहिए। आई एक्चुअली इन्जॉय बीइंग अलोन। जैसे संडे मेरी कोशिश होती है मैं घर पे गुजारूँ, मैं कोई किसी से मिलता नहीं, मैं फ़ोन नहीं उठाता। तो मुझे लगता है कि शायद अगर मुझे अकेले गुजारनी पड़ी ज़िंदगी तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा, एक्सेप्ट फॉर द पार्ट व्हेन यू गेट सिक, यू नीड समबडी टू टेक केयर ऑफ़ यू। उसमें आप एक उसकी ना, नर्स हायर कर लीजिएगा 5,000 रुपये पर डे पे, हाँ, फिर वो मुझे ऐसे नहीं वही लग होता रहा है। ना, कुछ क्योंकि फीलिंग्स होती। भाई बहुत ज़रूरी है, जब अल्लाह ताला ने कहा है कुरान में तो आपको इवेंचुअली शादी करनी है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इट्स टू लेट फॉर इट नाउ। फ़हद, यू अब आर मुझे नॉट नहीं 50, करनी। यू आर नॉट 40, आई डोंट वांट टू यू आर गेट मैरिड ना, 28, आई डोंट कम वांट टू ऑन। गेट मैरिड। हाँ मैंने करनी ही नहीं है, मैं कले रहना है तन की है। फ़हद, मैंने नहीं करनी। मैं अभी अब्बा जी तुम्हारे को फ़ोन करता हूँ। भाई मेरे पास भी तुम्हारे अब्बू का नंबर है। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये मैं अभी अंकल को फ़ोन करके कहता हूँ, एक पॉडकास्ट में हम लाइव बैठे हुए हैं और अंकल ये कह रहा है कि मैंने शादी नहीं करनी। मैं आई विल जस्ट डू इट। You मैं can अभी do करता it हूँ, if एक you मिनट। want to, but अ, that is not going to make any difference. नहीं नहीं, अभी अंकल को फ़ोन करके ये बात कहते हैं कि फ़हद ने सिंपल कह दिया है कि मैंने अकेले रहना है और मैंने शादी नहीं करनी। मैं अंकल को फ़ोन कर रहा हूँ और इस पे अंकल रिश्ते ढूंढ, ये तो मेरे अब्बू का ही नंबर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक बेटा, आप सुनाएं। जी अंकल, बिल्कुल ठीक ठाक अंकल, अल्लाह का शुक्र है। अंकल हम एक पॉडकास्ट में लाइव बैठे हैं, फ़हद और मैं एक शो पे हम शो कर रहे हैं। उस शो में जो है ना वो फ़हद ने बोल दिया, हम लाइव ही हैं अभी, और फ़हद ने बोल दिया कि मैं शादी नहीं करना चाहता ज़िंदगी कभी भी। तो मैंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी करते हैं, अभी मैं अंकल को फ़ोन करता हूँ, तुम कैसे शादी नहीं करना चाहते? हाँ बिल्कुल। तो अंकल रिश्ते का जी शादी तो धूमधाम से करेंगे। धूमधाम से होगी, बिल्कुल अंकल, यही जो है तब होगी जब तू साथ होगा। शादी। एक ही- बिल्कुल एक ही अंकल, दिन बस कर यही लेंगे। बात सुननी थी। अब आप मेरे ख्याल से इसके 3 एक महीने हो रहे हैं अंकल, बस आप करीब इंशाल्लाह। अन करीब इंशाल्लाह। बस डन अंकल, आपसे हमने लाइव ही ऑन एयर रिकॉर्ड करा लिया है। अब जो है इसकी धूमधाम से शादी करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल धूमधाम। ठीक है अंकल, ठीक है अंकल, ठीक। आप सारों को करना पड़ेगा डांस भी। नहीं नहीं, मैं तो डांस के लिए तैयार हूँ अंकल। मैं तो पहले वजन से काम कर दोस्ती ले। लेके आऊंगा। मैं इसकी शादी के लिए वजन कम कर रहा हूँ, डांस हम धूमधाम से करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल
ठीक है अंकल, ठीक है ठीक है। थैंक यू अंकल। अब वो बेशक देखो अंकल Do ने you कह want me to दिया go- मैं आमिर उसमें साहब को नहीं, call अब ये तो टॉपिक हो जाएगा, लेकिन इसमें ये है कि देखो वो अंकल ने कह दिया कि शादी धूमधाम से होगी। अंकल तो कह दिया, अब अंकल बेशक तो ये करना चाहते हैं, इसमें ये लेकिन होगा मैं कि बारात लेके तुम जाओगे या वो आएगी, वो जिस तरह वो है चमकीली बारात लेके आप आइए। चलें इस पे मतलब ये डिबेटेबल है। अभी लेट्स मूव टुवर्ड्स द एंड। अब आपने गाना गाया, इस गाने को मुकम्मल करें और फिर हम इसको रैप अप करते नहीं कोई मैं सिंगर नहीं हूँ। नहीं, आप गाते बहुत अच्छा है, मुझे पता है। मैं अच्छा नहीं गाता। मेरे पास बहुत सारी वीडियोस आपकी पड़ी हुई हैं, गाड़ियों में आप गाना भी गा रहे हैं, आप डांस भी कर रहे हैं। कैजुअल मोड है पॉडकास्ट में गाना गाना है। मैं कुछ गुनगुना दें, कुछ सुना दें, फिर देन विल रैप इट अप। अच्छा चलें सुना देते हैं। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी ज़रूरत तू बन गया, बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा, टूटे हैं हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम तेरे साथ हो जाएंगे ख़त्म, तुझे कितना चाहे और हम। वाह जी वाह, बेहतरीन। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने वक्त निकाला। ये थे जी अयाब अहमद अब्बासी साहब। इनके बारे में, इनसे कुछ सवाल हों आपके या इस एपिसोड के बारे में कोई आपकी रिकमेंडेशंस, कुछ सजेशंस हों, तो इस वीडियो पे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे।